नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज राष्ट्रवाद में हम जो टॉपिक लेकर आए, जो चर्चा का विषय लेकर आए हैं, जिसकी चिंता हमें, आपको, पूरी दुनिया को है, वो ये कि क्या अब वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो गया है। अटैक की हर तस्वीर और इस अटैक से हम और आप कैसे घर बैठे कंगाल हो रहे हैं, इसकी भी जानकारी आज आपको दूंगा। रशिया और यूक्रेन के बीच स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आज राष्ट्रवाद में 2 डिबेट, और पहली डिबेट इस बात पर कि क्या दुनिया का ऑर्डर बदल जाएगा, क्या रूस इस अटैक के बाद अमेरिका से आगे निकल जाएगा, और क्या भारत की भूमिका हो सकती है, पीएम नरेंद्र मोदी कोई भूमिका निभा सकते हैं शांति स्थापित करने को लेकर, क्योंकि यूक्रेन कह रहा है कि नरेंद्र मोदी से उम्मीदें हैं, भारत से उम्मीदें हैं। वहीं डिबेट नंबर 2, जिस पर हम चर्चा करेंगे कि घर बैठे लोग क्यों कंगाल हो रहे हैं अगर रूस और यूक्रेन भिड़ रहे हैं, बाजार गिरता जा रहा है, इस वर्ल्ड वॉर के सीन में हिंदुस्तान का ऑर्डर क्या होगा, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। लेकिन तस्वीरें आप देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये यूक्रेन से एक एक तस्वीर जो आती जा रही है टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर हम आपके सामने लगातार रखते जा रहे हैं। वहां ये जो बादल आसमान में आप देख रहे हैं, इसके अलावा संकट के बादल लोगों के ऊपर छाए हुए हैं। वहां धमाके की तस्वीरें हैं। इस तस्वीर को आप देखिए कैसे वहां अचानक धमाका होता है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घरों के टुकड़े उड़ते हुए दिखते हैं। चॉपर्स नजर आ रहे हैं, जो धमाके हुए हैं उससे निकलता धुएं का गुबार दिख रहा है। इवानो फ्रांकिव्स्क यूक्रेन, जहां की तस्वीर अभी आपको दिखा रहे हैं, आसमान में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चॉपर्स और जमीन पर धमाके की तस्वीरें। लोग परेशान हैं, लोग विचलित हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, और लोग मदद की उम्मीद लगा रहे हैं। यूक्रेन के समय के मुताबिक अभी वहां सुबह के 5 बजे, और भारतीय समय के मुताबिक, माफ कीजिएगा, उस समय वहां सुबह 5 बजे थे, जब भारतीय समय के मुताबिक करीब 8:30 बजे एक सायरन बजा और दुनिया वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी हो गई। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, यूक्रेन के शहरों पर रूस की मिसाइलें कहर ढा रही हैं। यूक्रेन पर रूस हर तरफ से अटैक कर रहा है। यूक्रेन को बचाने वाला अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश बैठक पर बैठक कर रहे हैं, लेकिन झेलना लोगों को पड़ रहा है। यूक्रेन मदद मदद चिल्ला रहा है, दूसरी तरफ बैठक पर बैठक हो रही है। कुछ विजुअल्स आपको दिखा रहा हूं, देखिए। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डोनबास को अलग देश की मान्यता देने के बाद अब रूस ने सैन्य कार्रवाई शुरू की है। व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य एक्शन को शुरू करने के ऐलान के साथ ही यूक्रेन की सेना को हथियार डाल देने की चेतावनी दी है। पुतिन अपनी लीग पर चल रहे हैं। दुनिया समझा रही है सैंक्शन लगा देंगे, दुनिया बता रही है कि इसके गंभीर परिणाम होंगे, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सुनने को तैयार नहीं है। वो अलग चेतावनी दे रहे हैं कि अगर किसी ने दखलंदाजी की कोशिश की तो जवाब देने में रूस देर नहीं लगाएगा। जब पुतिन ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई का ऐलान किया, तब वहां सुबह के 5 बज रहे थे। पुतिन के ऐलान के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की मिसाइलों से हमले शुरू हो। कीव के पास बोरिसपील एयरपोर्ट पर जोरदार धमाके सुनने को मिले। रूस ने एक साथ बोरिसपील, ओजनाय, कुलबाकिन, चीव, क्रामाटोर्स्क, कोरोनोबाइविका के एयरपोर्ट्स पर हमला किया। कीव के अलावा यूक्रेन के खार्किव, ओडेसा, सूमी, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर रूस के बम और मिसाइल लगातार गिर रहे हैं। अब आप इन तस्वीरों को देखिए और इन उजड़े हुए घरों को देखिए और समझिए कि यहां इस वक्त यूक्रेन में क्या बीत रही होगी लोगों के ऊपर। कुछ लोग नीचे खड़े हैं, सुबह की धूप वहां नजर आ रही है, लेकिन उम्मीद की किरणें कि यहां शांति बहाल होगी वो दिखती नहीं। साइकिल पलटा हुआ है, गाड़ी के परखच्चे उड़े हैं, सड़क टूट चुकी है जो हमला हुआ है उसके बाद। ये तस्वीरें सब बता रही हैं कि वहां चल क्या रहा है। और यूक्रेन में जो लोग फंसे हैं उनके बारे में सोचिए आप। यूक्रेन पर पुतिन के हमले के ऐलान के बाद रूस की ग्राउंड फोर्सेस ने डोनबास में एंट्री की। डोनबास यानी लुहांस्क और डोनेत्स्क, जिसे रूस ने 2 दिन पहले अलग अलग देश की मान्यता दे दी है। 2014 में जिस क्रीमिया को रूस ने खुद में मिला लिया था, उधर से भी रूसी सेना ने मोर्चा संभाल लिया। बेलारूस भी रूस के इस युद्ध में शामिल हो गया। बेलारूस में रूस की सेना
पहले से ही युद्धाभ्यास के नाम पर मौजूद थी। मतलब अगर आप मैप पर समझने जाइएगा तो यूक्रेन चारों तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से। और रूस के हमले के बाद यूक्रेन में भारी अफरा तफरी है। कहां नहीं होगी अफरा तफरी, आप सोचिए। ऐसे धमाके हो रहे होंगे, लोग घरों में छुपे बैठे हैं और ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि अगला घर हमारा ना हो जो इस तरह से उजड़ता नजर आए, अगली जिंदगी हमारी ना हो जो कि चली जाए, हमारे बच्चे कम से कम सुरक्षित रहें। हंगामा है सड़क पर भाई, सड़क पर सायरन बज रहे हैं, आम लोगों में दहशत है। तबाही के आंकड़े अब तक आए नहीं हैं, लेकिन जो हालात हैं वहां उससे यह तय है कि यूक्रेन की एक बड़ी मानवीय आपदा की तरफ बढ़ रहा है। एक महिला की तस्वीर आई वहां से, देखिए वो क्या कह रही है रोते रोते। Куда, сын, на работе я одна? Куда мне бежать? Куди ховатися? Куди? Скажіть, будь ласка. Ой, Боже мой, Боже. Ой, і рано не... अब आप सोचिए, एक महिला का दर्द है ये, लेकिन ये सिर्फ एक महिला का दर्द नहीं है। यूक्रेन में इस वक्त बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, सबके चेहरे पर सिर्फ खौफ है। यूक्रेन पर रूस के हमले की एक एक तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। रूसी हमले से यूक्रेन में ऐसा ब्लैक थर्सडे आया है जो इतिहास के लिए शायद सबक हो जाए तो बड़ी बात हो, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग सीखना नहीं चाहते। अभी कोरोना का संकट खत्म हुआ और ऐसा लग रहा था कि शायद दुनिया जो है वो उभरेगी, निकलेगी इस संकट से, चीजें बेहतर होंगी, लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। यहां युद्ध शुरू हो गया। अरे कोरोना से युद्ध तो पहले खत्म कर लो, अगला वेरिएंट क्या आएगा अभी पता नहीं, अर्थव्यवस्थाएं ऊपर आएंगी या नहीं ये पता नहीं। इनको पड़ी है यूक्रेन को आपस अपने में मिलाने की। और रूस का हमला कितना सुनियोजित और कैसी तबाही लाने वाला है। कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। रूस की मिसाइल का सटीक अटैक देखिए, मिसाइल ने यूक्रेन के ठिकाने पर अचूक हमला किया। दूसरी तस्वीर है रूस के हमले में नागरिकों की मौत की खबर। एक रूसी मिसाइल के हमले में एक बच्चे की भी मौत हुई है, यह बताया जा रहा है। क्या दोष है उस बच्चे का? वो बच्चा तो ना तो नेटो के साथ है, ना यूएस के साथ है, ना फ्रांस के साथ है, ना रशिया के साथ है। अपने देश में भी उसको पता नहीं रहा होगा कि वो ये सब चल क्या रहा है, ये धुआं उठ क्यों रहा है। अब नहीं है दुनिया में। ये महिला रो रही है। Свое жилье должны покидать. Что это такое? Куда, сын, на और जो भाषा है वो एक बैरियर हो सकती है। आपको समझ में शायद ना आए ये क्या कह रही है, लेकिन भावनाओं का कोई बैरियर होता है क्या? इन आंसुओं का कोई बैरियर होता है क्या? समझने के लिए रॉकेट साइंस चाहिए क्या कि इन पर क्या बीत रही है? क्या बोल रही है ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्या महसूस कर रही हैं, क्या महसूस कर रहे हैं वहां के लोग, ये तो समझ में आएगा ना। इसके लिए तो रॉकेट साइंस नहीं लगता। और सब मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। आज का सवाल राष्ट्रवाद में पहली डिबेट में, क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई है? रूस से अमेरिका और सहयोगी देश युद्ध करेंगे क्या? यूक्रेन संकट में पीएम मोदी की क्या भूमिका होगी? क्या वो शांति ला पाएंगे उनसे जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ सुशांत सरीन जुड़ रहे हैं और ब्रह्म चिलानी जी हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सुशांत भाई, आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले ही हम चर्चा कर रहे थे और उस वक्त उम्मीद ये जता रहे थे, लग ये रहा था कि युद्ध तो नहीं होगा। अब जो तस्वीर है उन उम्मीदों को तोड़ते हुए ये तस्वीर क्यों आई है और ये कहां तक जाएगी और क्या क्या और हो सकता है? आपका अपना एनालिसिस और आकलन क्या कह रहा है अभी मौजूदा स्थिति को देखकर? यार मेरा तो पहला आकलन भी गलत निकला, आपने मुझे फिर बुला लिया अब दूसरा आकलन देने को। आई होप ये ठीक निकल जाए। लेकिन बात ये है, देखिए मैंने तो नहीं सोचा था कि वो आक्रमण करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली और उसके कुछ कारण थे, लेकिन ऑब्वियसली हमारा जो असेसमेंट था वो गलत था। लेकिन जो आपका बड़ा सवाल है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा, मुझे तो नहीं लगता कि होगा, क्योंकि जो रैशनैलिटी का जो एक पैमाना है उसके तहत तो नहीं होना चाहिए। ये यूक्रेन तक बात सीमित रहेगी, लेकिन अक्सर लोग इर्रेशनल काम करते हैं और
अपने दायरे से बाहर निकल करके काम करते हैं और उसके बाद फिर क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन नेटो क्या यूक्रेन के लिए इस जंग में कूद पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने अभी तक तो स्पष्ट किया है कि हम अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, मदद जरूर कर देंगे। और जिस तरीके से चने के झाड़ पर पहले चढ़ाया था यूक्रेन को, देखिए हमारे खित्ते में एक सेइंग है बड़ी पुरानी कि दम नहीं है तो पंगा क्यों लिया। तो जब आपको पता है कि ना तो इन्होंने आपके साथ खड़े होना है, ना आपकी इतनी क्षमता है कि आप रूस से दो दो हाथ कर लें, तो फिर कूटनीति पहले से अडॉप्ट कर लेते ना। नेटो ने आपकी मदद करनी नहीं है, नेटो ने अपना हिस्सा डालना नहीं है, नेटो ने अपने ऊपर जंग इसलिए नहीं थोप लेनी क्योंकि वो आपकी सुरक्षा के लिए आएंगे। तो और आप सर वो तो अभी नेटो के चीफ खड़े होकर गिना रहे थे कि हमारे 100 जेट तैयार हैं, हम जो है अरे वो अटैक अपनी भले ना सुरक्षा करें के, लेकिन डिफेंस सुशांत, के नाम पर हम तो तैयार रहेंगे। नहीं, वो अपने डिफेंस के लिए तैयार है, क्योंकि अब ये जो जंग अभी रूस कर रहा है वो उनके बॉर्डर पे आ गई है ना। तो वो अपने लिए, वो क्या रूस के खिलाफ जंग में जाएंगे? चलो वो भी देख लेते हैं, फिर उसका जो खामियाजा भरना पड़ेगा क्या वो भरने को तैयार है? अफगानिस्तान में तो 10 जर्मन सैनिक मरते थे तो पता नहीं राष्ट्रीय शोक मनाना शुरू कर देते थे। रूस के साथ जब जंग में जाएंगे तो फिर क्या तबाही आएगी, तो आप सोच ही सकते हैं। क्या वो ये करने को तैयार हैं? और वो भी यूक्रेन के लिए। ठीक है मुझे ब्रह्मचलानी सर, आपके हिसाब से सुशांत भाई तो अभी भी ये कह रहे हैं कि, और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस बार जो वो आकलन कर रहे हैं वो ठीक बैठ जाए कि भाई कम से कम युद्ध अब यहां से बहुत आगे ना जाए। आपके हिसाब से ये कहां तक जा सकता है, कितने दिन तक चल सकता है और क्या क्या इसमें हो सकता है? रूस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव साफ साफ कर दिया है। वो है कि यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना। डीमिलिटराइज करना कोई आसान काम नहीं है, एक हफ्ते में या एक महीने में नहीं होने वाला है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट काफी लंबा चलेगा। ये युद्ध तो अभी शुरू हुआ है और क्राइसिस कई महीनों तक, कई सालों तक चलेगा ये क्राइसिस। और इससे जो नुकसान पड़ रहा है भारत पर इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, वो इम्पैक्ट के बारे में हम लोग चर्चा ही नहीं कर रहे। पिछले एक महीने से भारत का जो इंपोर्ट बिल है, एनर्जी का इंपोर्ट बिल, गोल्ड का इंपोर्ट बिल, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़ गया है हर हफ्ते। और आज तो ऑयल का प्राइस $100 के ऊपर चला गया पर बैरल। अब इससे क्या होगा कि भारत में फूड हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कुछ भी हो, सब कुछ बढ़ेंगे दाम में, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये युद्ध बहुत दूर हो रहा है भारत से, उसके बावजूद भी भारत सर उस पहलू पर मैं अलग से आऊंगा, लेकिन अभी सर चर्चा इस बात पर हम कर रहे हैं कि दुनिया इसमें कहां खड़ी हो रही है। अगर हम देखें अब इमरान खान वहां चले गए, चीन जो है वो इधर जा रहा, अब भारत के लिए भी तो स्थिति बड़ी विकट हो गई ना कि आप रूस जो पुराना दोस्त है उसके साथ खड़े हों या फिर यूक्रेन के साथ खड़े हों, या फिर अगर यूक्रेन के साथ खड़े हों तो फिर उसका अलायंस अगर पाकिस्तान और चीन के साथ होता है तो फिर आपके लिए यहां परेशानी बात के लिए खड़ी होगी और वो भी पूछेगा कि जब मुझे जरूरत थी तब तो तुम आए नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊं। इतनी परिस्थितियां भारत के लिहाज से भी तो विकट होती और विषम होती जा रही हैं। आप ठीक कह रहे हैं। इमरान खान ने अपने आप को इन्वाइट किया, सेल्फ इन्वाइटेड पहुंच गए वो मॉस्को। उनको पता था कि युद्ध हो सकता है, क्राइसिस सिचुएशन है, तभी भी वो मॉस्को गए। जैसे सुशांत कह रहे थे, अमेरिका ने और नेटो ने साफ साफ बोल दिया है कि वो यूक्रेन के डायरेक्ट डिफेंस के, यूक्रेन को डायरेक्टली डिफेंड नहीं करेंगे। यूक्रेन अकेला ही अपने आप को डिफेंड करेगा। और यूक्रेन के पास एक बहुत बड़ी मिलिट्री है, यूरोप की सबसे बड़ी मिलिट्री यूक्रेन के पास है। तो इस युद्ध में कोई, रशिया को कोई आसान सक्सेस नहीं मिलने वाला है, मगर जो रशिया का जो एयर पावर है और जो उसकी जो ग्राउंड फोर्स कैपेबिलिटी है वो यूक्रेन के हिसाब से काफी ज्यादा पावरफुल है। नहीं, पर सुशांत भाई अगर आपको भी ये लगता है कि नेटो जो है वो
इनके साथ लड़ने तो नहीं जा रहा, तो ऐसे में यूक्रेन कितने दिन खड़ा रहेगा? फिर तो बहुत दिन नहीं चलेगा ये युद्ध, फिर तो खत्म ही होना है कुछ दिन में, और फिर क्या अंत रिजल्ट होगा वो सबकी समझ में अभी से आ रहा है। यार देखा, ये 1-2 दिन में बात स्पष्ट हो जाएगी कि क्या यूक्रेन खड़ा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मेरे ख्याल उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, और क्या रूस बहुत जल्दी चंद दिनों के अंदर, हफ्ते 10 दिन में काबिज हो जाएगा कि नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है, वो ब्रह्मा जी की बात बिल्कुल ठीक है, वो एक अलग बात है। मुझे तो मुझे महसूस हो रहा है, रूस की जो गेम प्लान है वो ये है कि जो 1950 और 60 के दशक में वो कर चुका है पूर्वी यूरोप में, जब हंगरी और चेकोस्लोवाकिया वगैरह के साथ, कि वो एक लेवल की उनकी इंडिपेंडेंस है औपचारिक तौर की, लेकिन अदरवाइज वो रूस के कंगूठे के नीचे है। तो उसी टाइप का कुछ वो निजाम इनके ऊपर इम्पोज करेंगे यूक्रेन के ऊपर। अब वो कितना सस्टेनेबल है नहीं है वो एक अलग बहस है। आपका जो दूसरा सवाल था ना, हमको कहां पर खड़ा होना चाहिए, हमको यार अपने साथ खड़ा होना चाहिए। हमको ये देखने चाहिए सर मैं इस पे आऊंगा, पहले मुझे एक चीज और क्लियर कीजिए। अगर ये स्थिति यही बनने वाली है कि यूक्रेन अपना देख ले हिसाब, अपना तुम लड़ लो, हम तुम्हारे डिफेंस के लिए हैं लेकिन तुम्हारे साथ लड़ेंगे नहीं, हम पीछे खड़े हैं लेकिन थप्पड़बाजी तुमको करनी पड़ेगी, मार तुमको करनी पड़ेगी, हम बस तुमको मरहम लगा सकते हैं या सांत्वना दे सकते हैं, अच्छा लड़ रहे हो लड़ो लड़ो। तो अगर ये अभी होगा और दुनिया चुप बैठेगी, और अगर मान लीजिए यूक्रेन चला गया रशिया के पास, तो कल को चीन ताइवान की तरफ देखेगा, बोलेगा मैं क्यों ना मिला लूं इसको। बिल्कुल, और ये आशंका सिर्फ चीन ताइवान की तरफ क्यों देखेगा, चीन भारत की तरफ क्यों नहीं देखेगा? भारत के साथ तो उन्होंने फौजें अपनी ऑलरेडी खड़ी कर रखी है ना। और हम जो बड़े चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं रूस और यूक्रेन की लड़ाई में, दोनों में समय रूस ने क्या किया हमारे लिए? अमेरिका क्या हमारे साथ खड़ा था, या यूरोप वाले हमारे साथ खड़े थे? तो जो आज हमको दुहाई दे रहे हैं कि आप बढ़ चढ़ के चौधरी क्यों नहीं बन रहे इस जंग में, उनमें से कौन चौधरी बना था हमारे साथ खड़े होने के लिए? खड़े होने तो यार छोड़ दो, उनका बयान भी कोई ऐसा नहीं आया जिससे आपको कुछ हौसला मिले। तो हर एक देश को अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी। इसके लिए आप प्लीज अपने आप को आश्वस्त कर लीजिए। अगर आप ये समझते हैं कि कल को आप रूस के साथ खड़े हुए हैं और भारत और चीन के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो रूस आपके साथ खड़ा होगा, ब्रह्मा सर, ऐसा इसमें नहीं फिर होने एक प्रश्न वाला। ये है कि अगर हम सुशांत भाई के शब्दों को ही लें कि अगर भारत को चौधरी नहीं बनना है तो, लेकिन अगर आप दुनिया में ये कहते हैं कि भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, तेजी से बढ़ता देश है, दुनिया में नरेंद्र मोदी सरकार आई तो उन्होंने कहा कि भाई हमने भारत का कद बढ़ाया है, हम कई चीजों में लीड करते हैं। मैं एक चीज बोल दूं ब्रह्मा से पहले। देखो, मेरा मानना यह है कि जो पहले चौधरी बने हुए थे उनको तो कदम उठाने दो यार। मतलब वो भी तो अभी सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। जो उन्होंने प्रतिबंध लगाए हैं वो कौन से ऐसे लगाए हैं जिससे कोई बहुत असर पड़ेगा? पहले उनको तो करने दो ना, उनको अपना हिस्सा डालने दो। पर सर वो जब तक नहीं करेंगे सर, पर वो जब तक नहीं करेंगे, हम क्या बैठकर वो हुक्का गुड़गुड़ाते रहेंगे और वेट करेंगे कि हम कब चौधरी बने? तो हमको जल्दी क्या है? हम क्यों बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं? हम ना लेने में ना देने में यार, हम क्यों बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं? ठीक है, मतलब हम अपनी स्थिति देख, लेकिन सर अगर ना इधर ना उधर, सर ना इधर ना उधर, तो कल को फिर किसी से दोस्ती बिगड़ेगी कि बनेगी, ये बता दीजिए। नहीं तो हम देख लेंगे ना कि कैसे बिगड़ती है कि बनती है, हमने किस तरफ जाना है। जरा पहले वो तो अपनी स्थिति जो है उसको स्पष्ट करें। हम ऐसे ही यार आगे निकल रहे हैं। पहले जो रेस में आगे थे वो तो अपने पड़ाव पे पहुंचे ना, उसके बाद हम भी चले जाएंगे। ठीक है ब्रह्मा सर, आपका आकलन क्या है? आपका आकलन क्या है? वेट एंड वॉच या चौधरी बनने की जरूरत है भारत को? क्योंकि हमने भाई दुनिया में कई चीजों में, जब कोरोना काल था तो हमने दुनिया में वैक्सीन भी बांटी, हमने दुनिया को इसमें लड़ाई लड़ने में मदद की। अब जब ये चीज है और यूक्रेन कह रहा है भारत और भारत के प्रधानमंत्री सुलझा सकते हैं, तो हम अभी इंतजार करें, हम आगे बढ़ें, क्या करें सर? पहली बात तो भारत इस समय चाइनीज एग्रेशन फेस कर रहा है। 2 लाख चाइनीज सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं भारत के खिलाफ हिमालयस में। एग्रेशन चल रहा है 22 महीनों से, और हम यूक्रेन और रशिया के बारे में चिंता कर रहे हैं, चौधरी बनने की बात कर रहे हैं। जो एग्रेशन इंडिया फेस कर रहा है उसको तो आप डिफीट कीजिए। जैसे सुशांत कह रहे थे, अमेरिका क्या सपोर्ट कर रहा है इंडिया को चीन के खिलाफ? ना, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चुप बैठा हुआ है, कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है इंडिया को।
और रूस के तरफ से भी रूस एक मीडिएटर का रोल अडॉप्ट करके भारत को और चीन को एक शांति के रूट पर लाने की कोशिश की रूस ने, मगर रूस के एफर्ट से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि चीन एक बहुत ही अग्रेसिव देश है और उनका अग्रेशन अभी भी चालू है। ना केवल लद्दाख में, पूरे हिमालयन फ्रंटियर में चीन का अग्रेशन है इस समय। दूसरी बात, ये जो कुछ हो रहा है ये अवॉइडेबल था। पिछले 4 महीने से रूस के राष्ट्रपति अमेरिका को कह रहे थे, हमें एक सिक्योरिटी गारंटी दीजिए कि यूक्रेन एक पाकिस्तान नहीं बनेगा रशिया के खिलाफ। तुम्हारा घर ये याद है? अच्छा, अभी अभी पेंट किया ना। 10 साल पहले। 10 साल बाद भी ऐसी शान। झूठे। На работе я. Свое жилье должны покидать. और अब आज की दूसरी डिबेट, हम और आप ये अगर सोच रहे हैं कि युद्ध को 5000 किलोमीटर दूर चल रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है, बम हमारे ऊपर थोड़े ही गिरने आ रहा है, तो ये हमारी आपकी भूल होगी। युद्ध में अब सिर्फ उसी देश पर बम नहीं गिरता जिस पर अटैक हो रहा होता है। वॉर के पहले दिन का आफ्टर इफेक्ट देखिए। इंडिया में सेंसेक्स शेयर बाजार 2700 अंक टूट गया। 10 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूब चुके हैं। कच्चे तेल की कीमत एक बार फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रही है। मतलब हम भी मारे जा रहे हैं, आगे भी मारे जाएंगे, ये याद रखिए। और मौत सिर्फ जो है वो जिंदगी और मौत की बात नहीं होती। गरीब आदमी जो है वो महंगाई की मार भी मरता है, उसका पैसा डूबता है तो वो गरीबी की मार भी मरता है। तो जिन लोगों का 10 लाख 11 लाख करोड़ रुपया शेयर बाजार में डूब गया, उनसे पूछिए कि उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ है। जितना इन तस्वीरों में यूक्रेन में दिख रहा है, उतना ही उनके अंदर उनके घरों में तबाही मची हुई होगी जिनका पैसा डूब गया। बम कीव पर गिर रहा है, इंडिया में बैठे हमारे चल रही है। यही वर्ल्ड वॉर होता है। लेकिन सवाल ये कि हमें करना क्या चाहिए, मुश्किल समय को कैसे टैकल करेंगे, इसे जो एक्सपर्ट समझते हैं उनसे मुझे लगा बातचीत करनी चाहिए। प्रोफेसर अरुण कुमार अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शरद कोहली अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शरद कोहली जी, अभी ये तो शुरुआत है और 11 लाख करोड़ के आसपास शेयर बाजार में लोगों का डूब चुका। ये अभी और कितना बढ़ेगा, कहां तक जाएगा और क्या क्या असर डालेगा? देखिए, लड़ाई जितनी लंबी चलेगी सुशांत, उतना ही शेयर मार्केट पर सीधा सीधा असर होगा। शेयर मार्केट अपने पीक से 15% पिछले कुछ दिनों में नीचे आ चुकी है। उसमें बहुत हद तक ये रूस और यूक्रेन संकट का हाथ है। तो जिन लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है, अगर वो प्रॉफिट में है, उनको तो हमारी सलाह यही है कि वो उसमें से बाहर आ जाएं, वो प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएं। और जो लोग नया निवेश करना चाहते हैं, उनको सलाह ये है कि पहले मार्केट को बॉटम आउट होने दें, क्योंकि लड़ाई जब तक चलेगी, ये मार्केट को अशांति, युद्ध पसंद नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं सोना लगातार बढ़ता जा रहा है। सोने को अशांति और युद्ध पसंद है, स्टॉक मार्केट को पसंद नहीं है। तो मुझे लग रहा है जिन निवेशकों का नुकसान हो चुका है, उनको यह भी सलाह है कि अगर वो लंबे अवधि के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं तो उनको रुकना चाहिए, उनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर वो इस नुकसान को हजम कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए पेपर्स पर, तो वो बने रहें, जल्दबाजी में पैनिक में ना बेचे, क्योंकि सर मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, बोरिस जॉनसन कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। And so I say to the people of Russia, whose president has just authorized a tidal wave of violence against a fellow Slavic people, the parents of Russian soldiers who will lose their lives, I cannot believe this is being done in your name, or that you really want the pariah status it will bring
to the Putin regime. And I say to the Ukrainians in this moment of agony, we're with you. We're praying for you and your families, and we are on your side. And if the months ahead are grim and the flame of freedom burns low, I know that it will blaze bright again in Ukraine, because for all his bombs and tanks and missiles, I don't believe that the Russian dictator will ever subdue the national feeling of the Ukrainians and their passionate belief that their country should be free. I say to the British people and all who have heard the threats from Putin against those who stand with Ukraine, we will of course do everything to keep our country safe. We're joined in our outrage by friends and allies around the world. We will work with them for however long it takes to ensure that the sovereignty and independence of Ukraine is restored. Because this act of wanton and reckless aggression is an attack not just on Ukraine, it's an attack on democracy and freedom in Eastern Europe and around the world. This crisis is about the right of a free, sovereign, independent European people to choose their own future. And that is a right that the UK will always defend. All right. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि रूस ने बर्बर कार्रवाई की है, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। और उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के लिए डिक्टेटर शब्द का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने कहा कि ये रूस का डिक्टेटर समझेगा नहीं कि यूक्रेन के लोगों की भावना क्या है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने देश की, अपने लोगों की रक्षा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान बने हुए, शरद कोहली जी माफी चाहूंगा, आपको रोकना पड़ा था, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं पहली सलाह ये दे रहा हूं कि जो लोगों को अभी नुकसान हुआ है वो लंबी अवधि के लिए बने रहें। ये जब क्राइसिस टल जाएगी तो मार्केट वापस बाउंस बैक करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात मैं सुशांत ये करना चाहूंगा कि जो आने वाली महंगाई है, क्योंकि जो ब्रेंट की भाव $105 आज दिन में टच किया है, वो महंगाई के लिए लोग तैयारी करके रखें। सरकार उसमें पूरी तरह मदद कर पाएगी नहीं कर पाएगी ये समय बताएगा। टैक्सेस कट करने पड़ेंगे, फिस्कल पोजीशन अपसेट हो जाएगी। तो मैं लोगों को यह सलाह दे रहा हूं सुबह से कि आप अपने खर्चे जो है अपना बजट लेके बैठिए, कागज पेंसिल लेके, जो जरूरी के खर्चे नहीं है उनको काट दीजिए और अपना बजट शुरू से बनाइए और देखिए कि जो बहुत जरूरी काम है वही करिए। क्योंकि अगर आपका बजट घर का बिगड़ता है तो यहां पर आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें खाली जो गाड़ी और स्कूटर चलाते हैं उनके लिए नहीं है, पूरी की पूरी जनता को इंपैक्ट करता है, क्योंकि सारे सामान पर आपको रेट बढ़ते दिखेंगे। इन्फ्लेशन जो पहले से ही महंगाई बढ़ेगी, शेयर बाजार अभी नीचे ही चलेगा, इसका आप अंदाजा लगा रहे हैं। और लोग अभी थोड़ा प्रॉफिट हो रही है तो कम प्रॉफिट लेकर भी निकल जाइए बाजार से, ये सलाह दे रहे हैं आप। अरुण कुमार जी, क्या जो अभी कोरोना के संकट काल के बाद भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी गति पकड़ रही थी और एक प्रिडिक्शन भी था अलग अलग संस्थाओं का कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हो सकती है, क्या अब उसमें भी गिरावट आएगी? क्या क्या इंपैक्ट भारत पर होगा अगर ये युद्ध चलता है और लंबा खिंचता है? देखिए, इसको हमें समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल सिचुएशन कैसे आगे डेवलप करेगी। तो सबसे पहली बात तो कि अनिश्चितता बढ़ गई है, क्योंकि इस समय मुझे लगता है कि कोल्ड वॉर जो पहले होती थी 50s में 60s में, अब हम कोल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं। और अगर कोल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं तो इसमें ये होगा कि जो आपस में टकराव है, जो ईस्टर्न ब्लॉक में जिसको हम मान ले रूस और चीन है, और वेस्टर्न ब्लॉक में जो वेस्टर्न पावर्स हैं, तो उनमें के बीच में जो टकराव है जो बढ़ेगा, तो उससे अनिश्चितता का काल बढ़ेगा। और जब अनिश्चितता होती है तो इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट जब असर पड़ जाता है तो उससे सर मैं आपको थोड़ा माफी के साथ रोक रहा हूं। कीव से कुछ ताजा तस्वीरें आ रही हैं जहां फाइटर जेट्स जो है वो एक बार फिर आसमान में उड़ते नजर आ रहे हैं। एक बार तस्वीरों को देखिए और इनकी गूंज सुनिए।
आप इन तस्वीरों को देखिए और ऊपर आसमान में आप फाइटर जेट्स तो देख रहे हैं, लेकिन जिन घरों के ऊपर से ये गुजर रहे हैं और उन घरों के अंदर जो लोग होंगे उनको ये गूंज सुनाई दे रही होगी कि ऊपर से अभी अभी फाइटर जेट गुजरा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप कभी गोरखपुर चले जाइए, वहां एयरफोर्स का स्टेशन भी है, तो कई फाइटर जेट्स जो है वहां बहुत नीचे से गुजरते हैं, जैगुआर वगैरह सब गुजरते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि कान के पर्दे फट गए, इतनी आवाज होती है। और यहां आधुनिकतम फाइटर जेट्स जो इन घरों के ऊपर से गुजर रहे हैं, आप सोचिए जो घर के अंदर छुप के बैठे हैं लोग, दहशत में हैं लोग, उन पर क्या बीत रही होगी कि क्या होगा अगला पल, बचेंगे नहीं बचेंगे, ये उनकी हालत होगी। आसमान को चीरते हुए तो ये निकल रहे हैं, लेकिन उस डर को कौन चीरता हुआ खत्म करेगा कि भाई ये अगला हमला कहां होगा, किसके ऊपर होगा। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि ये कितना बड़ा संकट है और कैसे बढ़ता चला गया। और इसका हर पहलू आपको बता रहे हैं, सिर्फ जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पे बात नहीं कर रहे। यहां भारत में बड़ी समस्याएं खड़ी होने वाली हैं, महंगाई की, शेयर बाजार के नीचे जाने की, लोगों के पैसा डूबने की, और अगर पैसा डूबेगा, कंपनियां डूबेंगी तो नौकरियां भी जा सकती हैं। बड़े बड़े संकट है। अरुण जी, मैं ठीक कह रहा हूं? जी हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था कि इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा, क्योंकि जो अनिश्चितता का काल और ज्यादा बढ़ जाएगा। जो हमारे कैपिटल फ्लोज होते थे स्टॉक मार्केट में और देश में, जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का भंडार बहुत बढ़ गया था, उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि हमको इम्पोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा पेट्रोलियम गुड्स का, और बाकी जो दाम तो बढ़ ही रहे हैं मेटल्स वगैरह के, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इस समय गड़बड़ा जाएगा। तो उसमें भी एक परेशानी का दौर हमारे लिए सामने आएगा। सर, इसमें एक सवाल जोड़ रहा हूं मैं। अभी शरद कोहली जी कह रहे थे कि लोग अपने घर का बजट जो है वो देख लें और जो जरूरी काम है वही करें। हमने देखा था कि सरकार जो है वो बड़े मात्रा में इन्वेस्ट कर रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में, ताकि अर्थव्यवस्था को गति मिले। क्या सरकार को भी अपना बजट देखना होगा कि अब किसको कहां लगाएं, कहां ना लगाएं, कहां बचाएं? जी हाँ, क्योंकि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ाता है तो हमारे सरकार का भी खर्चा बढ़ जाता है, और रेवेन्यू उस समय क्योंकि कम हो जाते हैं थोड़े। हालांकि इन्फ्लेशन से रेवेन्यू बढ़ता है, पर रियल टर्म में रेवेन्यू इतना नहीं बढ़ता है। जैसे कि इस बार आपने देखा कि सिर्फ 9% से रेवेन्यू बढ़ाया गया है। सर, मैं थोड़ा सा आपको फिर रोक रहा हूं, कुछ और तस्वीरें आ गई हैं। आप देखिए किस तरीके से वहां पर बख्तरबंद गाड़ियां जो है वो सड़क पर चल रही हैं। ये कीव की तस्वीर है, जहां पर आप देखिए किस तरीके से बख्तरबंद गाड़ियां एक के बाद एक, पूरी सड़क आप देखते जाइए, जहां से सड़क उस तरफ अगर ऊपर की तरफ देखिए मुड़ रही है और इधर फिर दूसरी तरफ मुड़ रही है दाहिनी तरफ। शहर के बीचों बीच टैंक चल रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां चल रही हैं। ये उसकी तस्वीरें हैं। शहर के अंदर लोगों की गाड़ियां, घरों में कैद, लोग घरों में कैद, और पूरा शहर जो है वो इस तरीके से छावनी में तब्दील है। और जो लोग बाहर निकले, आप देखिए एक तरफ दूसरी गाड़ियां खड़ी हैं, दूसरी तरफ भी गाड़ियां खड़ी हैं, और उसमें जो लोग होंगे इक्का दुक्का वो देख रहे हैं कि शहर में ये क्या चल क्या रहा है। ये जहां युद्ध होता है वहां क्या माहौल होता है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। गजब की तस्वीरें हैं ये, जो बता रही हैं कि कितनी तनावपूर्ण स्थिति है इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच। रूस के टैंक यूक्रेन की राजधानी में दाखिल हो गए हैं, उसकी तस्वीरें हैं। ऐसे में यूक्रेन कितनी देर अपने आप को बचा पाएगा, यह सवाल भी खड़ा होता है। शरद कोहली जी। जी देखिए, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था सुशांत, कि हमने देखा कि जो महंगाई की दर थी वो 6% से ऊपर थी रिटेल की इस लड़ाई से पहले, और 5 राज्यों में चुनाव के बाद आप पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ते हुए देखेंगे। उसकी तैयारी की मैं बात कर रहा था। इसके अलावा सुशांत, अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल पर फर्क पड़ेगा अगर ये लड़ाई चढ़ती रहती है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, एविएशन सेक्टर हो गया, टूरिज्म सेक्टर हो गया, ये सारे सेक्टर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी देते हैं, और पहले ही पैंडेमिक की वजह से पिछले 2-3 साल से ये सेक्टर्स इफेक्टेड हैं। मुझे लग रहा है जले पे नमक छिड़कने का काम आर्थिक दृष्टि से आप ये कह रहे हैं सर कि भारत में नौकरियां जाएंगी, ये होगा ही होगा? जी हाँ, बिल्कुल। अगर ये लड़ाई लंबी खींची तो ये होगा, जले पे नमक छिड़कना जिसको मैं कह रहा हूं वो होगा, क्योंकि पैंडेमिक से पहले ही अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, और ऊपर से ये मुसीबत खड़ी हो गई है। जो मिलती हुई वापस नौकरियां थी, अब आपको वो डाउट में आ जाएंगी, और इसका इफेक्ट आपको आने वाले चंद हफ्तों में महसूस होने लगेगा। अरुण जी,
अरुण जी, कितने दिन अगर ये युद्ध खिंच गया तो भारत में नौकरियों के जाने की तस्वीरें आने लगेंगी? नहीं, ऑलरेडी हो गया है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा अनिश्चितता का काल बन गया है और इस समय जो एक सिचुएशन है जो ईस्ट और वेस्ट के बीच में, उससे जो अनिश्चितता है उससे हमारे ट्रेड पे असर पड़ेगा। अभी फाइनेंशियल सेक्टर पे असर पड़ रहा है क्योंकि स्विफ्ट वगैरह से रशिया को बाहर रखा जाएगा, तो बैंकिंग पे भी असर पड़ेगा। और जैसे शरद जी कह रहे हैं कि कॉन्टैक्ट सर्विसेज जो थी जहां पे ऑलरेडी पैंडेमिक का असर था उस पर असर, ये तो होना ही होना है अब। मतलब इसमें अगर जो लंबा खिंचा तो ज्यादा असर पड़ेगा, अगर ज्यादा लंबा युद्ध नहीं खिंचा और जल्दी से हो गया तो भी असर पड़ेगा। कम असर पड़ेगा अगर युद्ध जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे कि शरद जी कह रहे हैं पेट्रोलियम गुड्स के दाम बढ़ेंगे और उससे जो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फिर जैसे मेटल के दाम हैं वो बढ़ गए थे ऑलरेडी, अब वो जो सप्लाई बॉटलनेक जो फिर और ज्यादा हो जाएंगे। सप्लाई बॉटलनेक की वजह से हमारे अर्थव्यवस्था में, देखिए अमेरिका में 40 साल का सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया था क्योंकि सप्लाई बॉटलनेक थे। आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखा कि वहां पे चिप्स की शॉर्टेज थी, तो उसकी वजह से सप्लाईज कम हो गए थे ऑटोमोबाइल सेक्टर में और वहां पे दाम बढ़ रहे थे। तो ये जो सारी जो प्रक्रिया है वो और ज़्यादा तेज हो जाएगी और उसका असर हमारे इन्वेस्टमेंट पे पड़ेगा, उसका असर हमारे एम्प्लॉयमेंट पे पड़ेगा, उसका असर हमारे जो परचेजिंग पावर पे पड़ेगा क्योंकि दाम तेज हो जाएंगे। और जैसे आपने कहा कि स्टॉक मार्केट पे होगा, लेकिन मैं कह दूं कि स्टॉक मार्केट में मतलब जो ज़्यादा इन्वेस्टर है वो 1% है देश का, तो स्टॉक मार्केट का आम आदमी पे असर नहीं पड़ता। जो अमीर है, जो अपर मिडिल क्लास है, उसके ऊपर ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन सर इसमें एक चीज और जोड़कर पूछूं शरद जी, क्या इसमें थोड़ा भारत के लिए अवसर भी हो सकता है? ये कुछ और तस्वीरें आ रही हैं जो हम दिखा रहे हैं, घरों के हिस्से टूट कर गिरे हुए हैं, लोग पार्क में बैठे हैं क्योंकि अंदर घर के तबाही मची हुई है, आग लगी हुई है, उसकी तस्वीर आ रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव की तस्वीरें हैं, ये हर तरफ तबाही का मंजर है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची हुई है जो आग को बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आम लोगों की जिंदगियां खतरे में। जब इस तरीके से रिहायशी इलाके में धमाके हो रहे हैं तो कौन कितना सुरक्षित है? ये खार्किव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग लगी हुई है। शरद कोहली हमारे साथ और अरुण कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। शरद जी, एक चीज और बताइए, क्या इसकी संभावना भी है कि अगर रूस पर सैंक्शंस लगते हैं, युद्ध खत्म हो जाए, रूस पर सैंक्शंस हों और दुनिया जो है वो खेमों में बटे कि भाई कौन रूस के साथ है कौन नहीं है, तो ऐसे में भारत के लिए एक मौका भी हो सकता है? निवेशक जो रूस न जाएं, जो उस खेमे में न जाना चाहें, वो भारत आ सकते हैं, ये भी संभावना हो सकती है? सुशांत, रूस बाहरी निवेशकों के लिए कोई बहुत बड़ी डेस्टिनेशन नहीं है। हम चाइना से तो ये तुलना कर सकते हैं, पर इसमें एक और पहलू सुशांत जो मैं जल्दी से जिक्र करना चाहूंगा कि इसमें एक चीन का एलिमेंट भी है, क्योंकि चीन अगर इस लड़ाई में ये युद्ध खिंचता है लंबा और अगर चीन इस लड़ाई में कूद जाता है या चीन अपना सहयोग देना शुरू कर देता है किसी भी प्रकार से, मैं समझता हूं वहां पर भारत के लिए एक और विकट परिस्थिति खड़ी हो जाएगी, क्योंकि चीन से हमारा व्यापार $100 बिलियन क्रॉस कर चुका है और चीन LAC पे भी शरारत कर सकता है, चीन ताइवान पे अटैक भी कर सकता है और रशिया को भी साथ दे सकता है। तीनों मोर्चों पे भारत के लिए आर्थिक रूप से बहुत बड़ी विकट परिस्थिति खड़ी हो जाएगी और भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है, हाँ, वहां पर भारत के लिए निवेश के अवसर बनेंगे जिसका आप जिक्र कर रहे थे, क्योंकि रशिया में इतना ज्यादा निवेश की दृष्टि से नहीं देखा जाता। रशिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग, इतनी बड़ी नहीं है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के लिए, मिलिट्री के लिए वो बहुत स्ट्रांग है, पर एज एन इकोनॉमी वो इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है। भारत लेकिन इसमें एक प्रश्न और जोड़ दूं जो लोगों के मन में चल रहा है अरुण कुमार जी, और वो ये चल रहा है कि अब ये बात यही नहीं रुकेगी। अब चाइना जो है वो ताइवान में घुसने की कोशिश करेगा, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी। देखिए, जैसे मैंने कहा कोल्ड वॉर इंटेंसिफाई कर जाएगी, जैसे 50s, 60s, 70s कोल्ड वॉर चलती थी, तो मुझे नहीं लगता कि चाइना इतनी जल्दी अटैक करेगा और ताइवान को अपने में मर्ज करने की कोशिश करेगा। उन्होंने हांगकांग पे तो कर लिया है, क्योंकि उसमें फिर ज़्यादा युद्ध की वो है, क्योंकि पैसिफिक ओशन में वहाँ पे उनके अपने जो एलाइज हैं, साउथ कोरिया है, जापान है, तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी वो तो नहीं होगा। लेकिन यह है कि जो एक जैसे जो डिफरेंस है जो ईस्ट और वेस्ट में, वो ज़्यादा गहरा जाएगा, उससे सारी दुनिया का क्लाइमेट बदल जाएगा। सारी दुनिया में, जैसे कि कोहली कह रहे हैं कि
कि जो वो इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा, क्योंकि सारी दुनिया में इन्वेस्टमेंट कम होने लगेगा। लोग अपनी इंडस्ट्री वापस अपने देश में लाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि सप्लाई रूट्स जो हैं जो लंबे हो गए थे, जिसकी वजह से शॉर्टेज थी, वो कम हो जाएंगे। और ये आप पहले भी देख रहे थे, ट्रम्प साहब भी कह रहे थे कि अमेरिकन कैपिटल को वापस अमेरिका आ जाना चाहिए। तो ये नई बात नहीं है, पर ये अब और इंटेंसिफाई हो जाएगा कोल्ड वॉर के चलते हुए। तो मेरा मानना है कि अभी जो इंडिया को अपनी स्थिति देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। जैसे शरद जी सही कह रहे थे कि चाइना का दबाव भारत पे बढ़ सकता है। अब जैसे रूस है वो एक्सपेक्ट करेगा कि हम उनका साथ दें, वेस्ट एक्सपेक्ट करेगा कि हम उनका साथ दें, और क्योंकि रूस से 60% हमारा जो इक्विपमेंट है डिफेंस का वो रूस से आया हुआ है, तो हम रूस का भी नहीं साथ छोड़ सकते। और अमेरिका से बहुत सारा परचेज हुआ है पिछले 10 सालों में, वहाँ पे भी नहीं। तो हमारे लिए बहुत असमंजस की स्थिति होगी कि हम उसको बैलेंस कैसे करेंगे। इसे कोल्ड वॉर में जैसे हमने एक नॉन अलाइंड पोजीशन रखी थी, वो इस समय बहुत कठिन हो जाएगी, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। एक तरफ से वेस्ट में है और एक तरफ जो है सोवियत यूनियन पे, और चीन से हमारा दबाव बढ़ जाएगा। तो उस स्थिति में हम किसका साथ देंगे, किसका नहीं देंगे, ये बहुत ही एक जटिल समस्या। शरद कोहली जी, भारत के लिए अगर मैं चर्चा करूं, एक तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है उसमें भारत कहां खड़ा हो, ये हिस्सा है। दूसरा, इसका जो इम्पैक्ट भारत की तरफ आएगा एक सुनामी की तरह, महंगाई के तौर पर, इन्वेस्टमेंट कम होने के तौर पर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ से जाने या फॉरेन रिजर्व कम होने के तौर पर, उस इम्पैक्ट को कम करने के लिए भारत को क्या करना होगा? शरद कोहली से हमारा संपर्क टूट गया। अरुण जी, आपके हिसाब से क्या करना होगा भारत को? देखिए, हम शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में ही कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि जो अपने जो गरीब लोग हैं, जिनकी परचेजिंग पावर कम हो रही है, इन्फ्लेशन का जिनके ऊपर असर पड़ रहा है, उनके हाथ में ज़्यादा परचेजिंग पावर दे, जिससे कि अर्थव्यवस्था उतनी ना गिरे। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम क्या कर सकते हैं, उसको देखना पड़ेगा कि हम जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उस पर हमने इतना ध्यान नहीं दिया, और इसीलिए हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस बहुत है। वैसे शरद जी सही कह रहे थे कि $100 बिलियन का हमारा इंपोर्ट मतलब जो चीन के साथ है, जिसमें हमारा 50-60 बिलियन का तो डेफिसिट हो जाता है। तो हालांकि चीन हमसे मतलब हमारे विपरीत खड़ा हुआ है, हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन हम उससे ट्रेड कम नहीं कर पा रहे। जो केमिकल्स जो हैं, जो मेडिसिन बनाने के लिए API है, उसका 80% अभी चीन से आता है जी। तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत तेज करना पड़ेगा आने वाले समय में। दुनिया के लिए बहुत विकट परिस्थिति है, दो देश आमने सामने हो, उनमें युद्ध हो, लेकिन दुनिया इस तरह से आज के युग में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि उस करंट को महसूस दुनिया कर रही है। और इसीलिए रूस और यूक्रेन के बीच नहीं चल रहा है। ये समझ के चलिए कि हर एक जिंदगी इस पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में प्रभावित हो रही है, जो वहां हो रहा है उस पर। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। विश्व समुदाय की जो अपील है उसको रूस ने दरकिनार किया है और यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइली हमले भी किए हैं। इस पर और